guys, welcome back to our channel. So we are trying a new genre like horror genre. So please अगर ये वीडियो जो मैं अपलोड करने का कर रहा हूँ तो अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि हम लोगों को और भी ऐसे टाइप के वीडियोस लाना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप लोग बोलते हो तो अगर इंसिस्ट करते हो तो हम लोग एक दिन ऐसा रखेंगे जहाँ पर हॉरर जॉनरा या फिर हॉरर वीडियो टाइप्स का बनाने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये पसंद है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और हम लोग क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये भी बता देना। सो या लेट्स गेट टू द वीडियो। बाय। क्लारा विंसलो इतिहास की गहरी प्रशंसक थी। एक युवा पुरातत्वविद के रूप में वह अपने दिन भूले बिसरे समय के अवशेषों को खोजने और उनके पीछे की कहानियों को जोड़ने में बिताती थी। जब उसकी दादी का निधन हुआ और उसने क्लारा के लिए एक प्राचीन ताबीज छोड़ा तो वह इससे मोहित हो गई। ताबीज बेहद आकर्षक था, एक चांदी की चेन जिसमें बीच में खून जैसे लाल रंग का रत्न जड़ा था। इसके चारों ओर कुछ अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे जिन्हें क्लारा पहचान नहीं सकी। उसकी दादी, जो एक घुमक्कड़ महिला थीं, ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। क्लारा ने सोचा कि यह शायद उनके किसी पुराने सफर की यादगार होगी। इसे पहनो, उसकी दादी ने एक नोट में लिखा था। यह तुम्हें उम्मीद से ज्यादा दे सकता है। क्लारा ने यह पढ़कर हल्का सा हंस दिया। हालांकि वह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी, उसने ताबीज को अपने गले में पहन लिया। पहले ही सप्ताह क्लारा की जिंदगी बदलने लगी। उसका शोध, जिसे लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा था, अचानक एक प्रतिष्ठित पुरातात्विक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसे नामी संस्थानों से ऑफर मिलने लगे और उसके प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलने लगी। क्लारा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। लेकिन हर अच्छे अनुभव के साथ एक छाया उसकी जिंदगी पर मंडराने लगी। उसकी सबसे करीबी दोस्त जूलिया, जो हमेशा स्वस्थ और खुशमिजाज थी, अचानक एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। पिता की किताबों की दुकान, जो शहर में मशहूर थी, एक अजीब दुर्घटना में जलकर खाक हो गई। यहां तक कि उसके पड़ोसी, जो हमेशा खुशहाल रहते थे, किसी निजी त्रासदी में उलझ गए। पहले तो क्लारा ने इसे महज इत्तेफाक माना, लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ी, वह देखती गई कि उसके आसपास के लोग और ज्यादा पीड़ित होते जा रहे थे। एक रात उसे एक अजीब सपना आया। वह एक वीरान जगह पर खड़ी थी। आसमान काला और भयानक था। वहां एक काली आकृति प्रकट हुई जिसने फुसफुसाते हुए कहा, ताबीज की कीमत बड़ी है, इसे रखने के लिए तुम क्या दोगी? क्लारा घबराकर जाग गई। ताबीज उसकी त्वचा पर जल रहा था। वह ताबीज की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो उठी। उसने पुरानी किताबों, विश्वविद्यालयों के अभिलेखों और प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञों से संपर्क किया। आखिरकार उसे एक इतिहासकार मिला जो शापित वस्तुओं का अध्ययन करता था। यह दुख का ताबीज है, इतिहासकार ने ताबीज की तस्वीर देखकर कहा। यह सदियों पहले एक जादूगर का था। जब उसके सबसे करीबी सहयोगियों ने उसे धोखा दिया तो उसने मरते वक्त इस ताबीज पर शाप दे दिया। यह अपने धारक को भाग्य देता है, लेकिन दूसरों की खुशियां और सौभाग्य चुरा लेता है। क्या इसका शाप खत्म हो सकता है? क्लारा ने पूछा। इतिहासकार ने कुछ पल सोचा। इसके लिए धारक को अपनी सारी खुशकिस्मती त्यागनी होगी और दूसरों की भलाई के लिए इसे बलिदान करना होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। क्लारा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। क्या वह अपना सब कुछ छोड़ सकती है? क्लारा ने अपनी दादी की डायरियों का सहारा लिया। उसने एक प्राचीन मकबरे के बारे में पढ़ा जहां वह जादूगर दफन था जिसने ताबीज को शापित किया था। मकबरे में ताबीज के शाप को खत्म करने की चाबी होने की संभावना थी। क्लारा ने मिस्र की यात्रा की। मकबरे तक का सफर मुश्किल था। स्थानीय गाइड्स वहां जाने से मना कर देते थे। क्लारा अकेले ही आगे बढ़ी। जब वह आखिरकार मकबरे तक पहुंची तो वह भयावह और रहस्यमय था। उसके दिल में डर था, लेकिन वह अंदर चली गई। एक केंद्रीय कक्ष में उसे एक प्राचीन वेदी मिली। उसने ताबीज वहां रखा और धीमे से कहा, मैं इसे खत्म कैसे करूं? कमरा अचानक अंधेरा हो गया। एक छाया फिर से प्रकट हुई और बोली, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या मांग रही हो? इसे खत्म करने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना होगा। तुम खाली हाथ रह जाओगी। क्लारा के मन में डर और संदेह था,
लेकिन उसने अपने पिता, जूलिया और दूसरों की दुर्दशा को याद किया। मैं स्वीकार करती हूं, उसने दृढ़ता से कहा। अचानक एक तेज रोशनी फैली। जब सब कुछ शांत हुआ तो ताबीज गायब हो चुका था। घर लौटने के बाद क्लारा को अपने बलिदान का असर महसूस हुआ। उसकी सारी पेशेवर उपलब्धियां गायब हो गईं। उसे अब कोई पहचानता नहीं था, लेकिन उसके आसपास सब बदलने लगा। जूलिया स्वस्थ होने लगी, उसके पिता ने एक नई किताब लिखी और पड़ोसी खुशहाल हो गए। क्लारा ने महसूस किया कि उसने न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी इस दूवी शाप से मुक्त कर लिया था। अब क्लारा ने युवा पुरातत्वविदों को पढ़ाना शुरू किया। ताबीज हमेशा के लिए उस मकबरे में बंद था। क्लारा के लिए सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में थी। सोफिया पुरानी और खूबसूरत चीजों की शौकीन थी। उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे कि वह घंटों एंटीक शॉप्स में धूल से सनी चीजें तलाशती रहती है, लेकिन सोफिया को विश्वास था कि हर चीज की एक कहानी होती है और वह उन कहानियों को महसूस करना पसंद करती थी। एक दिन बारिश से भीगे एक दोपहर में उसने एक सुनसान गली में छिपी एक छोटी अंधेरी दुकान देखी। दुकान के अंदर उसकी नजर एक बड़े और खूबसूरत आईने पर गई। उसका सुनहरा फ्रेम पेचीदा बेलों और चेहरों से सजा हुआ था, ऐसे चेहरे जो जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। ये आईना कितने का है? सोफिया ने दुकानदार से पूछा। दुकानदार, जो एक बूढ़ा और तेज नजरों वाला आदमी था, झिझकते हुए बोला, ये बिकाऊ नहीं है, ये खास है। सोफिया हंसी। आपके पास तो सब कुछ खास है, मैं ज्यादा पैसे दूंगी। दुकानदार ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन इसका ख्याल रखना, आईने चीजों को कैद कर सकते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। सोफिया ने उसकी चेतावनी को मजाक समझा और आईना खरीद लिया। उसने इसे अपनी कार में लादा और घर ले आई। अपने लिविंग रूम में रखकर उसने इसे निहारा और मुस्कुराई। उस रात सोफिया सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए फोन स्क्रॉल कर रही थी। उसकी नजर आईने पर गई और उसे लगा जैसे उसमें कुछ हलचल हुई हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस उसकी परछाई और उसके पीछे खाली कमरा। शायद थक गई हूं, उसने खुद से कहा और सोने चली गई। अगले कुछ दिनों में सब सामान्य रहा, लेकिन आईने की अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी कभी उसका प्रतिबिंब उसके हिलने के बाद भी कुछ सेकंड के लिए रुका रहता। कभी कभी उसे आईने में धुंधले साए दिखाई देते, जैसे कोई उसके पीछे से झांक रहा हो। एक रात वह अचानक जाग गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। डरते डरते वह लिविंग रूम में गई। आईना वहां खड़ा था, अंधेरे में भयानक लगता हुआ। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, वह चौंक गई। आईने के अंदर से जैसे किसी ने हाथ रखा हो। वहां एक हथेली का निशान दिख रहा था। उसका मन हुआ कि आईने को ढक दे या बाहर फेंक दे, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। यह सिर्फ एक भ्रम है, उसने खुद को समझाया। उसने आईने को छुआ। उसका शीशा बेहद ठंडा था, आमतौर पर जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। अगले सप्ताह घटनाएं और भयानक हो गईं। एक शाम सोफिया ने आईने में अपने अलावा किसी और को देखा। वह एक काली आकृति थी जिसकी जलती हुई आंखें थीं। उसने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। वह आकृति धीरे धीरे सिर झुकाकर उसे देखने लगी। फिर वह आईने की ओर बढ़ने लगी, मानो शीशा कोई दरवाजा हो। सोफिया चिल्लाई और पीछे हट गई। आकृति रुक गई। उसकी जलती हुई आंखें सोफिया पर टिक गईं। उसने अपने पंजे से आईने के अंदर कुछ लिखा। जब वह पीछे हटी तो आईने पर मुक्त करो लिखा हुआ था। सोफिया का गला सूख गया। मुक्त? तुम्हें मुक्त करो? आकृति ने धीरे धीरे सिर हिलाया। डरी हुई सोफिया ने यह जानने की कोशिश की कि वह किससे सामना कर रही है। उसने भूत या आईनों के बारे में पढ़ाई शुरू की। उसे आत्माओं और राक्षसों के बारे में जानकारी मिली, जो आईनों को दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अंततः उसे एक नाम मिला, कैन। वह एक राक्षस था जो आईने में बसता था और देखने वाले के डर को खाकर शक्तिशाली बनता था। किंवदंती के अनुसार वह तभी पूरी तरह आजाद हो सकता था जब कोई उसे अपनी मर्जी से मुक्त करे। सोफिया ने ठान लिया, तुम आजाद नहीं होगे। उस रात राक्षस ने बदला लिया।
सोफिया एक जोरदार आवाज से जाग गई। लिविंग रूम में जाकर उसने देखा कि आईना हल्की रोशनी में चमक रहा था। उसके शेल्फ की चीजें जमीन पर बिखरी हुई थीं और कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। आईने में काली आकृति खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। कई चेहरों ने आईने के अंदर से झांकते हुए अपनी चिल्लाती हुई परछाइयां दिखाईं। सोफिया ने कांपते हुए एक प्रार्थना की माला पकड़ी। मेरे घर से चले जाओ, उसने चीखते हुए कहा। राक्षस हंसा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकती, उसने कहा। तुमने ही मुझे यहां बुलाया है। सोफिया ने हिम्मत जुटाकर आईने के फ्रेम की जांच की। उसने पाया कि उस पर अजीब अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। उसने उसकी तस्वीर खींचकर अपने एक प्रोफेसर को भेज दी, जो प्राचीन लेखन का विशेषज्ञ था। प्रोफेसर ने तुरंत उसे फोन किया। सोफिया, ये एक कैद करने वाला मंत्र है। यह आईना किसी को या किसी चीज को कैद करने के लिए बनाया गया था। सोफिया ने अपनी स्थिति बताई और प्रोफेसर ने उसे एक मंत्र बताया जिससे राक्षस को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता था। यह आधी रात को करना होगा, उसने चेतावनी दी। लेकिन सावधान रहना, कैन आसानी से हार मानने वाला नहीं है। आधी रात को सोफिया ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मोमबत्तियां जलाईं, आईने के चारों ओर नमक छिड़का और कांपती आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। आईना जोर जोर से हिलने लगा और कैन की गहरी डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? राक्षस गरजा। उसका काला रूप आईने से बाहर आने की कोशिश करने लगा। शीशे पर दरारें फैलने लगीं। सोफिया ने जोर से मंत्र दोहराया। आईने में फंसे चेहरे धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और उनके दर्द भरे भाव शांत हो गए। राक्षस की आंखें और तेज जलने लगीं और उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कमरा हिलने लगा और अचानक आईना तेज आवाज के साथ फट गया। कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए। सोफिया ने सिर ढककर खुद को बचाया। जब सब शांत हुआ तो आईना गायब था। उसके बस कांच के छोटे टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। I hope you guys will love it, and please remember to support our channel, subscribe our channel, like our video, and we will see you in our next video. Bye bye.